वन्य जीव प्रबंधन, वनों का महत्व, वन संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, राज्य की वन नीति। वन नीति के बारे में बताया था मैं आपका। कोई भी नीति के बारे में आप लिखोगे, एक नीति संरक्षण का रहेगा, एक नीति संवर्धन का रहेगा। वन नीति में किस बात पर बल देगा वन नीति? कि कैसे वनों को बचाएं और कैसे वनों का विकास करें, दो बात। और कैसे वनों का सामाजिक, व्यक्तिगत और सरकारी क्षेत्र के लिए उपयोग करें, संसाधन का बढ़ावा दें। ये तीन पहलू में लिखना है आपको। वर्तमान वन नीति में हमेशा कोई भी वन नीति हो, उस वन नीति में वनों का जो अवैध कटाई किया जा रहा है, अवैध शिकार किया जा रहा है, तस्करी, वन संसाधनों का तस्करी किया जा रहा है, हर वन नीति में इनको रोकने पर बल दिया गया है, होगा ही। वन्य जीवों के अवैध शिकार, हमारे वनों की लकड़ियों का अवैध कटाई, चारागाह और वन भूमि के पर जो आजकल अतिक्रमण हो रहा है। आज कोई भी व्यक्ति अपने औद्योगिक कार्यों के लिए और आपका विभिन्न क्रियाकलापों के लिए वन भूमि का क्या कर रहा है? आपका अतिक्रमण कर रहा है। इसको रोकने पर बल देगा ही कोई भी वन नीति हो। दूसरा, कोई भी वन नीति हो वह नए वन क्षेत्रों का विकास, वृक्षारोपण, वनों का संसाधनों के अधिक से अधिक दोहन पर बल, वन भूमि पे निवास करने वाले जो आदिवासी हैं, उन आदिवासियों के लिए वन संसाधनों का अधिक से अधिक आपका संसाधनीय उपयोग सुनिश्चित करना, वनों से उपज होने वाले संसाधनों के विपणन और उसके भंडारण की व्यवस्था करना, यह वन नीति का पार्ट होगा ही। ओके, वनों में आग लग रही है, वनों के आग के नियंत्रण के लिए सुनिश्चित व्यवस्था करने पर वन नीति बल देगा ही। ओके, ये वन नीति में आपको रखने की आवश्यकता, इन्हीं पॉइंटों को आपको पॉइंट क्या करना है, आपका लिखना है। जाकर देख लेना घर में, कोई भी वन नीति के बारे में देखो, इन्हीं अल्टीमेट उसका शब्द अलग हो सकता है लेकिन थीम यही रहेगा। और ये यही चीज की वो आपसे मांग कर रहा है। वो आपसे ये नहीं बोल रहा है कि जो वन नीति आपका हमारे सरकार के जो आपको उसमें जारी हुआ है उसको आप छापो, वो छापना नहीं है, उसको समझ को आपको लिखना है। आपको कल मैं अगर फॉरेस्ट मिनिस्टर बनाता हूं और कल आप यदि आपका वन नीति के बारे में डिजाइन करेंगे तो क्या करेंगे भैया, ये सोचो आप। कल आप एक फॉरेस्ट ऑफिसर बनोगे, किस बात पर बल दोगे कि कैसे हम आपका वनों को बचाएं, कैसे नए वन का विकास करें, कैसे वर्तमान में वन में जो अपराध हो रहा है कि हमारे लकड़ियों को अवैध काट रहे हैं, जानवरों का शिकार कर रहे हैं, आपका जानवरों के अंगों की तस्करी कर रहे हैं, इनको हम कैसे रोकें, बल दोगे इस बात पर? ये वन नीति के पहलुओं को आपको याद रखना है। संरक्षण पर बल देना है, संवर्धन पर बल देना है, संसाधनों के अधिक से अधिक दोहन पे बल देना है, आदिवासी जो वहां पर निवास करते हैं उनके लिए संसाधन सुनिश्चित करने पर बल देना है। वन नीति खत्म, चाहे भारत हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। ओके, और यही बात को लिखने के लिए बोल रहा है वो। कोई वन नीति जो आपका हमारे उसमें जारी होता है उसको लिखने के लिए बात नहीं भाई, समझ रहे? ये आपका वन नीति पे लिखना है मुश्किल से 30 वर्ड्स में। 30 वर्ड्स के तो क्वेश्चन है ना, 175 में क्या एक की दो क्वेश्चन है, उसमें क्या करोगे? ओके, जैसे कि आपका राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान लिखोगे, पहले आपका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखो 4 लाइन में लिखना है। तो वह राष्ट्रीय उद्यान कहां, कौन से जिला में है, कब बना है, कितना क्षेत्रफल है, पहला लाइन पे। ओके, उसको 3 लाइन नहीं कर देना है, 3 लाइन तब करना है जब 60 में ले जाना है उसको, नहीं तो तीनों को एक लाइन में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में लिख रहे हैं, यह कोरिया जिला में 1471 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में स्थित है और 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। एक लाइन में जाएगा, कामा करके लिखोगे तो एक लाइन में आ जाएगा ये। ओके, दूसरा, इसमें कौन से आपका वनस्पति है, विशेष वनस्पति, और कौन सा विशेष वन्य जीव है,
क्या यह टाइगर रिजर्व है? क्या यह एलिफेंट रिजर्व बनने जा रहा है? क्या यह टाइगर कॉरिडोर बनने जा रहा है? क्या यहां पर आपका नीलगाय मिलता है? वनस्पति और वन्य जीव और वहां की आपका जनजाति दिमाग में रखना है। ये आएंगे करके। दूसरा लाइन हो गया। ओके, तीसरा लाइन में यदि आप जा रहे हैं, हमेशा आपका कोई भी नेशनल पार्क या अभ्यारण्य लिख रहे हैं तो वो अनिवार्य रूप से वन संरक्षण के लिए तो है ही, संवर्धन के लिए तो है ही, लेकिन टूरिज्म का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसलिए आपको यह टूरिज्म के लिए जो आपका प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के परिप्रेक्ष्य में आपका महत्वपूर्ण है। हम इसको अंबिकापुर रेलवे लाइन से या 130 नंबर की सड़क से अगर अंबिकापुर पहुंच सकते हैं, जहां से आपका इस मार्ग से यहां तक पहुंच सकते हैं जहां पर आपका रिसॉर्ट की व्यवस्था है, ठहर सकते हैं अपन, आदि बातों के बारे में लिखना है। यहां पर ये जलप्रपात है, आदि बातों के बारे में लिखना है। पर्यटन के पहलू पे लिखना है, कहां से पहुंच सकते हैं, कहां ठहर सकते हैं, कौन सा जलप्रपात है, कौन सी गुफा है वहां पर नियर अबाउट में, आदि के बारे में लिखना है तीसरे लाइन पे। ओके, बात समझ रहे हो कि नहीं इसको? ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। इन्हीं ये राष्ट्रीय उद्यान आपका कोरिया जिला में स्थित है, एक लाइन कर दिए। 1982 में स्थापित हुआ, 81 में दूसरा लाइन कर दिए। यह आपका 1471 वर्ग किलोमीटर में है, तीसरा लाइन कर दिए, नंबर नहीं मिलेगा आपको। समझ गए? ये तीनों को तो एक पॉइंट में लेना है। दूसरे पॉइंट में उसके राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब उसका एनिमल, उसका वेजिटेशन, उसमें टाइगर प्रोजेक्ट, उसमें आपका बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें आपका टाइगर कॉरिडोर, ये जितने भी पहलू है ये जाएगा। चौथा में इसी में कौन सा जलप्रपात है, कौन सी गुफा है, सीतामढ़ी गुफा है कि घाघरा गुफा है, सीतामढ़ी घाघरा गुफा है। ओके, इसका उल्लेख करना है। ओके, कौन से रास्ते से पहुंच, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी अभ्यारण्य के बारे में लिख रहे हैं आप, इस रोड से यहां से पहुंच सकते हैं, आपको उसके टूरिज्म पहलू को आपको हाईलाइट करना है तीसरा चौथा लाइन पे। ओके, तो आप जान रहे हैं कि आपका हमारे पास 3 नेशनल पार्क है। ओके, पहला नंबर पे आपका 1978 में स्थापित हुआ गुरु घासी अपना इंद्रावती, 83 में टाइगर रिजर्व में शामिल हुआ है। ओके, 1258 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 20 से इंद्रावती नदी गुजरती है, बीच में कुटरू वन है। टाइगर रिजर्व है तो टाइगर पाया था, साफ बात है। कुटरू वन को हम वन भैंसा का घर बोलते हैं, मतलब वन भैंसा यहाँ का प्रमुख वन्य जीव है। यहां पर हांदावाड़ा इंदुल जलप्रपात है। ओके, आपका तुम्हारा इसको हम जगदलपुर से 63 नंबर की सड़क से होकर के आपका पहुंचा जा सकता है इसको, आदि बातों को लेकर के आपको 3061 में लिखना है यार। ओके, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, 200 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। जगदलपुर से आपका दक्षिण पूर्व में स्थित है ये। ओके, आपका यहाँ के अंदर कुटुमसर की गुफा है, तीरथगढ़ वाटरफॉल है, भैंसा दरहा है, कैलाश गुफा है, कांगेर नदी बहती है, कांगेर धारा जलप्रपात है इसमें, तीरथगढ़ जलप्रपात है इसमें। ओके, यहां से आपका पहाड़ी मैना, यहीं से आपका वन भैंसा, हमारे राज्य पक्षी और राज्य पशु के रूप में हमने आपका चिन्हित किया है दोनों को यहां से। ओके, इसी में आपका तुम्हारा रिसस बंदर मिलता है, इसी में आपका तुम्हारा उड़न गिलहरी मिलता है। ओके, इसी में माउस डियर मिलता है, इनका उल्लेख करना है। दिमाग में होना चाहिए, दिमाग में। ये क्या इसको खोज के लिखोगे, नेट सर्च करोगे? ओके, तो इसमें मैं उड़न गिलहरी बताया, माउस डियर बताया, रिसस बंदर बताया, सबको लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक तो नया लिख दो भाई आप। ओके, पहाड़ी मैना, यहीं से पहाड़ी मैना को हम आपका राज्य पक्षी बनाए हैं। ओके, इसी के अंदर भैंसा दरहा है जो क्रोकोडाइल पार्क है। कितनी सारी इंफॉर्मेशन है, 3-4 लाइन में सारे इंफॉर्मेशन को बांट दो यार, देखना नंबर कैसे मिलेगा तुमको।
कोई भी ढांचा दिमाग में होना चाहिए और उसका डेट और क्षेत्रफल याद होना चाहिए। बस इस डेट पे बना, इतना एरिया पे है, बाकी आपका दिमाग कॉन्सेप्ट पूरा। छत्तीसगढ़ में कौन सा वन्य जीव मिलता है, कौन सा वनस्पति, सब जान रहे हो आप। ओके, कहां से रोड हमको पता है, कहां से पहुंच सकते हैं पता है हमको। वायु मार्ग से आप जा सकते हैं, रेल मार्ग से जा सकते हैं, सड़क मार्ग से जा सकते हैं, कौन सा जल प्रपात है वहां पर। और उसी नेशनल पार्क के अंदर के बारे में लिखना, ऐसा नहीं है, आजू बाजू के बारे में आप लिखिए। पासी में आपका ये जल प्रपात है जो कि आपका मतलब प्राकृतिक पर्यटन के क्षेत्र में आपका महत्वपूर्ण है, आप लिख सकते हो। कोई दिक्कत? ये जैसे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य दिया है, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। राज्य की वन नीति हो गया, वन संरक्षण हो गया, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, इससे ज्यादा अपन चर्चा नहीं कर सकते। मैं आपको बताया कैसे लिखना है। बाकी तो आपको पता है कि 1974 में आपको सीता नदी, 74, 75, 76, 78, 83, 2001 की डेट पता है। 74 सीता नदी, 75 में ट्रेंगल बताया था मैं, गोमर्दा है, अचानक मार है और आपका बादल खोल है। 76 में बारना ओपारा, 78 में ऊपर के दोनों हैं, 83 में नीचे के तीनों हैं और आपका 2001 में भोरमदेव है। ओके, डेट पता है। पहला चौथा आजू बाजू है, ये आपका तमोर पिंगला है, सेमर सोत है, पहला और चौथा। 608 वर्ग किलोमीटर और 447 वर्ग किलोमीटर, या 600 और 450 भी लिखोगे चलेगा। सेकंड और थर्ड नंबर पे सीता नदी और अचानक मार है। ओके, लोएस्ट 3 में B3 बताया था मैं, बादल खोल, भैरमगढ़, भोरमदेव। 1-3, 1-43, 1-63 वर्ग किलोमीटर में है। जैसे कि आप बादल खोल के बारे में लिखोगे, राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है आपका, 75 में बना है, 200 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह एलिफेंट रिजर्व में आ रहा है। आपका यह पहाड़ी कोरबा जनजाति के लिए का घर है, पहाड़ी कोरबा जनजाति यहां पर निवास करते हैं। ओके, पासी में आपका तुम्हारा जितने भी तुम्हारा पेंड्रापाट की जो एरिया है, पेंड्रापाट के एरिया में कैलाश गुफा है। यहीं पर आपका तुम्हारा पेंड्रापाट जो एरिया है, वहां से जो नदियां निकल रही हैं, ईब नदी और आपका कन्हार नदी पास से होकर के आपका बहती हैं, बीच से होकर बहती हैं। आदि बातों का उल्लेख करना है आपको। ओके, बन जाएगा, हो गया, खत्म हो, क्या करेंगे। अफवाह नदियां नहीं पढ़े क्या रे, अपन पढ़ाना पड़ेगा। सिंधु नदी पढ़े हैं कि नहीं, वैसी गंगा नदी और वैसी महानदी। मानवीय विशेषता जनसंख्या, कल जनसंख्या पढ़ाऊंगा भाई, ये ज्यादा जरूरी है। जनसंख्या जो प्रश्न उठेगा, ये पक्का हर साल उठ रहा है जनसंख्या। लेकिन जनसंख्या तो पूरा तुमको उसमें पढ़ाया हूं, भारत में पढ़ाया हूं ना, आंकड़ा बस है। अरे नगरीकरण जो भारत में पढ़े वही तो होगा, आंकड़ा बस चेंज होगा। 10-15 मिनट बताऊंगा इसको। इसमें कौन सा चीज तुमको ज्यादा, कृषि बताना पड़ेगा। लेकिन कृषि भारत के आधार है। 308 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है, 122 मिलियन टन चावल है, 109 मिलियन टन गेहूं है, 208 मिलियन टन आपका दूध है, 25 मिलियन टन दलहन है, 36 मिलियन टन तिलहन है। बेटा हो, ये आंकड़ा मेरे को मालूम, सब भूल गए हो। प्रॉब्लम यहीं पर। तो मेरे को बोलो कौन सा टॉपिक बोलोगे, बोलो, अपने हिसाब से डिसाइड करो। इतिहास से लेकर कोई विषय को जैसा पढ़ाऊंगा वैसे को वैसे बोलूंगा उसको। कारण है उसके पीछे, रिमाइंड, रिवाइज नहीं, रिवाइज से नहीं होगा, रिमाइंड से होगा, नहीं तो कभी याद नहीं रहेगा तुमको, फिर बुक पढ़ना पड़ेगा। समझ गए? तो चीजों क्या करना है आपका, जैसे मैं बताया वो कोई डाटा 2-4 बार चलते चलते मैं आपका रिमाइंड कर लिया करो ना भाई, एक दूसरे से चर्चा कर लिया करो। अरे यार चल बता यार, हमारे छत्तीसगढ़ में भारत में खाद्यान्न के आंकड़े बता। ओके, तब लिखाता है यार, कैसे लिखाएगा, दिमाग में नहीं रहेगा तो कैसे लिखाएगा। कॉपी हमको इसलिए बनाना है क्योंकि हमको राइटिंग सीखना है, बाकी आंकड़े और कॉन्सेप्ट कहां रखना है, दिमाग में।
लेकिन तुम लोग सोचते हो कॉपी में सब रखे, कॉन्सेप्ट भी वही हो, आंकड़े भी वही हो, सब वही हो, मरोगे नहीं, वो कॉपी को लेके जाओगे। कॉपी सिर्फ बनाना है प्रैक्टिस के लिए, समझे? चलो कल पढ़ते हैं। हाँ क्वेश्चन लिखो चलो। छत्तीसगढ़ में वन संरक्षण के महत्वपूर्ण प्रयासों का उल्लेख करें। 60 वर्ड। छत्तीसगढ़ में वन संरक्षण, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के जितने प्रयास हैं, ओके, छत्तीसगढ़ में वन संरक्षण के महत्वपूर्ण प्रयासों का उल्लेख करें। इसमें ओनली गवर्नमेंट इफर्ट्स नहीं आएंगे, प्रयास हैं, ये नहीं कहा जा रहा है सरकारी प्रयास करके। ओके, तो गवर्नमेंट, कम्युनिटी, पर्सनल, जितने भी प्रयास हैं, कोई विद्रोह तक आएगा इसमें, समझ गए ना? एकांगी मत लिख देना, फाड़ दूंगा कॉपी को। हाँ, कल कैंची लेके आऊंगा, कैंची लगा के रखना रे यहाँ पर। हाँ, गलत लिखे मतलब एक बार कैंची में दबाऊंगा, 2 बार कॉपी नया खरीदो, तभी सुधरोगे बेटाओ तुम लोग। हाँ, कुछ भी लेके मेरे पास नहीं आ जाना है। दूसरा लिखो क्वेश्चन। इसमें एक चीज छूट गया, वनों का महत्व तो अपन पढ़े, लेकिन प्राथमिक और द्वितीयक वनोपज ये कभी भी प्रश्न पूछेगा, क्योंकि आपका एमएसपी पे अभी 52 वनोपज की खरीदारी हो रहा है। 65 हो गया अभी, हाँ, वो बजट से तो 65 का खरीदारी हो रहा है। बहुत बड़ी बात है ना ये, समझिए। वन संसाधन के बारे में थोड़ा सा, प्राथमिक और द्वितीयक वनोपज के बारे में थोड़ा पढ़ना है, कल बताऊंगा मैं। समझे? लाख से लेकर चिरौंजी से लेकर महुआ फूल से लेकर फल तक, इन चीजों को मोटा मोटा जानते रहोगे। जैसे हर्बल प्रोडक्ट कौन कौन सा है, हर्बल आपके क्षेत्र के, तो उसको थोड़ा फिर लिखते बनता है। ओके, तो अभी प्रश्न दूंगा तो फालतू में लिख नहीं पाओ, कोई मतलब का नहीं है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बारनाव पर अभ्यारण्य के बारे में बताइए, 30 वर्ड्स। छत्तीसगढ़ के वन नीति के महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करें। तीसरा प्रश्न। वनों के सामाजिक महत्व पर चर्चा करें। बस सामाजिक महत्व पर चर्चा करें, समझ गए ना? ओनली सामाजिक, सोशल, सोशल इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। 30 वर्ड्स। 30 वर्ड्स में जब उसको पूछना रहेगा ना, कोई भी पॉइंट को पूछेगा ना वो, समझ गए? इसलिए आपको, जैसे वनों के महत्व हमारा सिलेबस में दिया है, वनों का महत्व पूछेगा तो 100, 125 से कम में नहीं पूछेगा वो, लेकिन उसके एक पहलू को 30 वर्ड से पूछेगा। आर्थिक महत्व पर चर्चा कीजिए, सामाजिक महत्व पर चर्चा कीजिए, पर्यावरणीय महत्व के बारे में बताइए, समझ गए ना? तो 30 वर्ष में कम से कम एक को लिखने की आप में, ऐसे क्वेश्चन में फैक्ट देने का प्रयास आपको नहीं करना है। सामाजिक महत्व, सामाजिक महत्व, इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसमें एक कॉन्सेप्ट, एक थीम है कि सामाजिक रूप से कैसे उपयोगी है। ओके, उसको लिख के लाना यार। ठीक है, कल लिख के लाओगे? कल फिर आधा घंटा कॉपी चेक करूंगा तुम्हारा, इतना क्रिटिसाइज करूंगा ना, इतनी आलोचना। मैं क्या बोला तुम लोगों को, दुलार नहीं सकता तुमको मैं, समझ गए? दुलार करके तुमको, मेरे को विकलांग नहीं बनाना है डियर, समझ गए? और यही चीज की सबसे पहली आवश्यकता पड़ती है, और इस चीज पर थोड़ा वर्क करना। तुम मत पढ़ो ना यार, तुम प्रीलिम्स पास हुए हो ना, तो तुम मत पढ़ो, लिखना सीख जाओ।
मेंस पास। मेंस के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर प्री ढंग से आप पढ़े हैं तो। मेंस में लिखने की बस आप में कला होनी चाहिए, कैसे मुझे प्रस्तुत करना है चीजों को। ओके, क्या वो यूपीएससी का जो क्वेश्चन रहता है कोई पढ़ के जाके उसको लिख पाएगा? ऐसा क्वेश्चन रहता है भाई, कसम से बोल रहा हूं, पहली बार सुनता है आदमी वहां पर। कई चीजों को, कई प्रश्नों को बता रहा हूं मैं तुमको, अनुमान में लिखना पड़ता है कि ऐसा हो सकता है क्या। ये कोई नाम दिया रहता है तो कोई शहर होगा या कोई पहाड़ी है कि कोई नदी का नाम, कुछ नहीं मालूम, और उसके ऊपर लिखना पड़ता है। 4-5 चीज मिला के लिखो, यह एक प्रसिद्ध आपका क्षेत्र है, आपका तुम्हारे यहां पर ये खनिज मिलता है, यहां से ये नदी बहती है, ऐसे टाइप का कुछ मिला के लिखे रहो। एक आध पॉइंट सही हुआ तो 0.5 नंबर मिलेगा। जैसे कोई पर्सनालिटी के बारे में लिखना है, ये महत्वपूर्ण सामाजिक व्यक्ति था, यह महत्वपूर्ण आपका बुद्धिजीवी था, यह महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतक था, ऐसे करके 4-5 लाइन लिखो। वो व्यक्ति को आप नहीं जान रहे हो, या तो राजनीतिक रहा होगा, या सामाजिक रहा होगा, या कोई साहित्यकार रहा, ऐसा ही कुछ रहा होगा वो। बाकी 3 छोड़ो ना भाई, एक तो फंसा तो कम से कम 0.5 तो देगा ना। में यूपीएससी में अगर ये गप, ये आपको कला नहीं आ रहा है तो यूपीएससी आप पास नहीं हो सकते, क्योंकि उसका 60% क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा कि जीवन में आप सुने नहीं हो, लेकिन पास होते हैं। ओके, यहीं पर तो आदमी के बुद्धि विवेक का परीक्षण हो रहा है ना। और चीजों रटे रटाए चीजों को आपका लिखना, ये कोई बुद्धिमत्ता का परीक्षण थोड़ी है। ओके, तो आपको ये कला आनी चाहिए। देखो, आपका जितना क्वेश्चन आपके पास है उतने क्वेश्चन को लिख के आ जाओ। कसम से बोल रहा हूं ना, आप, मैं बता रहा हूं आपका कि आप मेंस पास हो। पोस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा अलग बात है, लेकिन मेंस पास हो आप। तो 46 के 46 क्वेश्चन हम लिख सके, ये हमें क्षमता होनी चाहिए। ओके, खाली तो छोड़ना ही नहीं है ना। और पहले लाइन को ऐसे, जैसे मैंने जो बताया बिना, ये गप मारने की कला आप में होनी चाहिए। ऐसा ढाल माल के लिखो उसको कि सामने वाला कुछ समझ ना पाए। एकदम तथ्यों को पहले लाइन में मत लिख देना, क्योंकि तथ्य गलत हुआ मतलब आपके आगे नहीं पढ़ेगा वो, समझे। तो पहला लाइन में घुमा फिरा के लिखना है। सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, बोलते हैं ना, इस कहानी पे चलना है आपको। भाई बहुत बड़ा चीज होता है पॉलिसी, आप किस पॉलिसी पे चल रहे हैं। और ये कभी मत सोचना कि मैं इसको नहीं जानता हूं यार करके। आप नहीं जान रहे हो मतलब याद रखना कि आपके अधिकांश सहपाठी नहीं जान रहे हैं उसको। अब आपको लिखना है उसको। ये मान के चलो कि मैं नहीं जान रहा हूं मतलब कोई नहीं जान रहा है। अब आप सोचो कि मुझे इसमें 2 लाइन लिखना है, बस क्वालिफाई। लोग क्या करते हैं, उसको पढ़े, कुछ समझ में नहीं आया, छोड़ के आगे बढ़ गए। तो छोड़ के जाओगे तो 0 नंबर ही मिलेगा ना, पहली बात। दूसरी बात, वो आपके परीक्षक के मानसिकता को खराब कर देता है। जो अच्छा क्वेश्चन लिखे रहोगे उसमें भी वो निगेटिव मार्किंग करेगा आपका। ओके, इसलिए ऐसा प्रयास ही नहीं करना है आपको। और बताऊंगा मैं, कुछ कला होती है आपका मेंस को मेंटेन करने का, कुछ क्वेश्चनों को, जिसकी कुछ विशेष कला है, जिसके आधार पर आपको सिखाऊंगा मैं। कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि आप बिना लिखे आ जाओगे, बस उस कला को जानना है। लास्ट में तुमको मैं क्वेश्चन दूंगा और फिर बताऊंगा कैसे उस क्वेश्चन को हैंडल करना है। ओके, सिर्फ पढ़ के, पढ़ाई के दम पर हम पास हो जाएंगे, एक कोशिश आपको नहीं करना है। क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, 46 क्वेश्चन में मुश्किल से 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन आपका ऐसा रहेगा जो आप तरीके से आपको जान रहे हो। आप बाकी को आपको सही में हवा में लिखना है। देख लेना पेपर तुम, तो उस कला को आपको सीखना पड़ेगा ना भाई। ओके, चल।